जय हिंद। टेंथ क्लास हिस्ट्री में चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है 2.3 है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद नए रूढ़िवादी। स्टूडेंट्स, 1815 के बाद नए रूढ़िवादी आज का हमारा टॉपिक है। 1815 के बाद नए रूढ़िवादी। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by spirit of conservatism. 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट्स कंजर्वेटिज्म की भावना से प्रेरित थी। Conservatives believed that established traditional institutions of state and society, like the monarch, the church, social hierarchies, properties, and the family, should be preserved. रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, जैसे कि मोनार्च राजतंत्र, जैसे कि चर्च, जैसे कि सोशल, जैसे कि सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, कि इनको दोबारा से प्रिजर्व किए जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चाहते थे कि इनको दोबारा से प्रिजर्व किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं कि रूढ़िवादी क्या होता है। कंजर्वेटिज्म आपके राइट साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कंजर्वेटिज्म ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, established institution and customs and prefer gradual development to quick change. मीन्स टू से स्टूडेंट्स, रूढ़िवादी उन लोगों को बोलते हैं जो पुरानी परंपराओं को ही ढोते रहते हैं, यानी कि आधुनिक काल से जिनका, आधुनिक समय से जिनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, जो तेज बदलावों की बजाय, क्विक चेंजेस की बजाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट पर जोर देता है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ में। आप देख सकते हैं मोस्ट कंजर्वेटिव्स however did not purpose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the change initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarch. फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे, लेकिन ज़्यादातर रूढ़िवादी लोग ऐसे थे जो क्रांति से पहले के रूढ़िवादी समय में, यानी कि वह रूढ़िवादी समय तो अपनाना चाहते थे, मगर वे क्रांति से पहले, रिवॉल्यूशन से पहले जो रूढ़िवादी समय था उसमें वो वापस जाना नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। ए मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनेमिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सेल्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्च ऑफ यूरोप। उस समय के लोग ये समझ गए थे कि सामंतवाद, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और डायनेमिक इकोनॉमी, दैट एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें, ठीक है, फेडरलिज्म की समाप्ति हो, एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। उन्हें यह लगता था कि इन चीज़ों से जो ऑटोक्रेटिक मोनार्च हैं, निरंकुश शासक हैं, उनको और ज़्यादा मजबूती मिल सकती थी। उनका ये समझना था कि उनको और ज़्यादा मजबूती मिल सकती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं।
इन 1815 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव कंट्री 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, मेट एट वियना, ये वियना में मिले, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट ऑफ यूरोप, यूरोप के सेटलमेंट के लिए। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैट्रिंच, कांग्रेस को ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक को होस्ट किया, कांग्रेस को ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने होस्ट किया। द डेलीगेट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि की, ट्रीटी ऑफ वियना की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो कि नेपोलियन ने युद्ध के दौरान हुए थे, यानी कि नेपोलियन युद्ध के दौरान जो चेंजेस किए गए थे उन चेंजेस को ख़त्म करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, उन चेंजेस को रिस्टोर करना था। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्सेड अंडर नेपोलियन, ए सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए, फ्रांस की सीमाओं को, फ्रांस की बढ़ोतरी को रोकने के लिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। ठीक है, ए सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। वियना संधि के बाद फ्रांस ने जो क्षेत्र जीते थे उनको फ्री कर दिया गया और फ्रांस की सीमाओं पर कुछ नए राज्य बना दिए गए ताकि फ्रांस भविष्य में विस्तार ना कर सके। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, लेकिन जो कि नेपोलियन के समय में 39 स्टेट्स बनाए गए थे उनको जो कतु रखा गया। इन द ईस्ट रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्सिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सोना। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में दोबारा से मोनार्चीज को लेकर आना था, राजशाही राजतंत्र को लेकर आना था, जो कि नेपोलियन के समय में उखाड़ फेंका गया था। ठीक है, तो इस कड़ी में उत्तर क्षेत्र में नॉर्थ में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया, नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पिडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ठीक है, उत्तरी का नियंत्रण सौंपा गया। ठीक है, उसे प्रकार 39 राज्यों का जो फेडरेशन नेपोलियन ने बनाया था उसे बरकरार रखा गया। महासंघ स्थापित किया गया था, उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि पर्सा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। यानी कि ये सभी जो कि ओवरथ्रोन, यानी कि वो सभी मोनार्चीज जो कि नेपोलियन के द्वारा ओवरथ्रोन कर दिया था उनको रीस्टोर करना इनका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कंजर्वेटिव्स रेजिम सेटअप इन 1815, 1815 में कंजर्वेटिव रेजिम्स बनाया गया।
1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815, 1815 में जो कंजर्वेटिव शासन बना वो बिल्कुल ही निरंकुश था, ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक मीन्स निरंकुश। दे डिड नॉट टॉलरेट criticism and dissent and sought to curb activities that question the legitimacy of autocracy government। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करते थे। उनको डिसेंट, क्रिटिसिज्म बोलते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 क्रिटिसिज्म, आलोचना। क्रिटिसिज्म बोलते हैं आलोचना। नंबर 2 डिसेंट बोलते हैं असहमति। असहमति। एंड sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government। यानी कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर जो भी प्रश्न चिन्ह लगाता था उनको क्रैब करने की, कर्ब करने की कोशिश की जाती थी, उनको उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती थी। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लाज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के ऊपर, मैगजीन्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई कि वो मोनार्क्स के बारे में कुछ भी ना लिखे। बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। नियंत्रण लगाया गया। What was said in newspapers, books, plays and songs are reflected the ideas of liberty and freedom। लेकिन ऐसी किताबें जो कि लिबर्टी के आइडिया को, फ्रीडम के आइडिया को रिफ्लेक्ट करती थी, उनको, उनके ऊपर सेंसरशिप स्थापित किया गया। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे है एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्मृतियाँ थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इससे रिलेटेड जो भी किताबें थी, उन सबको उनके ऊपर सेंसरशिप लगाया गया। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यादें अब भी लोगों को, लिबरल्स को, उदारवादियों को प्रेरित, इंस्पायर करती थी। One of the major issue taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press। नया आइडिया जो कि नेशनलिस्ट लिबरल्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया वो था फ्रीडम ऑफ द प्रेस, की प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए। आगे है द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। 2.4 ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। 1815 में रिप्रेशन के डर से, रिप्रेशन मीन्स दमन, रिप्रेशन किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? रिप्रेशन का मतलब दमन। 1815 में दमन के डर से, रिप्रेशन के डर से बहुत से लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स। सीक्रेट सोसाइटीज का गठन किया जाने लगा। बहुत से प्रशिक्षण, बहुत से सीक्रेट, गुप्त संगठन, सीक्रेट सोसाइटीज क्या कहेंगे स्टूडेंट? सीक्रेट सोसाइटीज। सीक्रेट सोसाइटीज मीन्स गुप्त संगठन, बहुत से गुप्त संगठन, गुप्त आप देख सकते हैं, गुप्त संगठन। बहुत से सीक्रेट सोसाइटीज का गठन किया गया यूरोप के भिन्न भिन्न हिस्सों में। टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों को ट्रेंड करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए। एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़, और उनके विचारों को फैलाने के लिए। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ड अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टेब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस के बाद, वियना संधि के बाद जो मोनार्चिकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रांस के भीतर स्थापित हुई है, उसका विरोध करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ का गठन किया जाने लगा। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई के लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ का गठन किया जाने लगा। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom।
बहुत से रिवोल्यूशनरीज इस बात पर जोर देते थे कि इन क्रांतियों का मकसद इनकी आवश्यकता एक राष्ट्र के निर्माण के लिए है। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। आगे बढ़ते हैं। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गिउसेppe मैज़िनी। ऐसे ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेppe मैज़िनी, बोर्न इन जिनोवा इन 1870, जो कि 1807 में जेनोवा में जन्मा था। ही बिकम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। वह कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी का एक सदस्य बना। एज अ यंग मैन, एक 24 साल का लड़का, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशन इन लुग्रिया। जिसको 24 साल का लड़का जो कि वनवास के लिए 1831 में तड़ीपार किया गया, वनवास के लिए भेजा गया, बहिष्कृत किया गया ल्यूग्रिया में रिवोल्यूशन करने के लिए। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सिक्योरिटीज सोसाइटीज़। इसी कड़ी में इसने 2 और सीक्रेट सोसाइटीज़ का गठन किया, जो कि पहली थी यंग इटली इन मर्सलीज में यंग इटली, और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्न में यंग यूरोप। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड। जो इसके सदस्य पोलैंड के बुद्धिजीवी लोग थे। फ्रांस, इटली एंड जर्मनी स्टेट्स, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी स्टेट्स के बुद्धिजीवी लोग थे। यानी कि इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स थे वो फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली के बुद्धिजीवी लोग थे। मैजिनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इनिशिएटेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैजिनी का यह विश्वास था कि राष्ट्र ही मैनकाइंड की एक इकाई है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। अतः इटली छोटे राज्य और प्रदेशों के पाबंदियों की तरह नहीं रह सकता। इटली छोटे राज्यों की पाबंदी की तरह नहीं रह सकता। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। उसे जोड़कर राष्ट्र के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना था, यानी कि यूनिफिकेशन करना था। छोटे छोटे जो दूसरे राष्ट्र थे उनको इटली में शामिल कर इटली को एक राष्ट्र गणतंत्र बनाना था। इट हैड फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटली लिबर्टी। और यह संभव था केवल उसके इस मॉडल को, यही एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। यही यूनिफिकेशन मीन्स स्टूडेंट्स एकीकरण। नंबर 3 पे मैं लिख रहा हूँ यूनिफिकेशन मीन्स नंबर 3, यूनिफिकेशन का मतलब है एकीकरण। यूनिफिकेशन मीन्स एकीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। यही यूनिफिकेशन इटली की लिबर्टी का एक आधार था। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी। उसके मॉडल को फॉलो करते हुए, मैजिनी के मॉडल को फॉलो करते हुए फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज का गठन किया गया। मैजिनीज relentless opposition to monarch and his vision of democratic republic frightened the conservatives। मैजिनी के विचारों ने और मोनार्च के खिलाफ उसका होना कंजर्वेटिव्स को फ्राइटेंड करता था, डराता था। मैटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। मैटरनिच ने तो यहाँ तक कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मैटरनिक ने तो मैजिनी को सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये आपके आज 2 टॉपिक हुए हैं। टॉपिक नंबर 3 कल से शुरू होगा। 2 टॉपिक, एक टॉपिक तो आज शुरू हुआ था आपका द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी,
रिवोल्यूशनरीज मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ आपको। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स जो क्रांति करते हैं, जो बदलाव, क्रांति करते हैं, जो बदलाव करते हैं उनको बोलते हैं क्रांतिकारी। और रिवोल्ट्स को बोलते हैं क्रांति, या रिवोल्यूशन को बोलते हैं क्रांति। तो ये टॉपिक हमारा आज का था और हमने पढ़ा है न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। नेपोलियन की हार के बाद 1815 के बाद कंजर्वेटिव्स की विचारधारा क्या थी, वियना संधि क्या थी, वियना संधि के बाद किस तरह से फ्रेंच के एक्सपेंशन को रोका गया, फ्रांस को किस तरह से रोका गया, और किस तरह से फ्रांस के बाउंड्रीज के बाहर किस तरह से नए नए राज्य स्थापित कर दिए गए, नए नए देश राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि फ्रेंच का एक्सपेंशन ना हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।